हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप बिहार रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो एसएसटी के हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के हों, इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और बिहार जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? यानी कि पूछा है लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? वायु से, पर्वत से, महासागर से, मीठे पानी के ग्लेशियर से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महासागर से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? महासागर से संबंधित है। 2022 में ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 69 बीपीएससी 2023 में आया था। और ये जो 2022 में ये जो सम्मेलन हुआ था, उस समय इसका जो थीम था वो था हमारा महासागर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, जिसे मनोरिया एमिस कहा जाता है, कछुए का साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया है मनोरिया एमिस, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क? तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नातांगनी नेशनल पार्क में कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति छोड़ी गई है। ठीक है, ये जो कछुआ है ये कैप्टिव नस्ल की कछुआ है, एशियाई विशालकाय कछुआ है, मतलब कि ये सबसे बड़ी प्रजाति है और इसे नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत का, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो आप भारत के जब उत्तर पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पे आपको भारत का एक राज्य नागालैंड दिखता है, जहाँ पर ये नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पे कछुआ का सबसे बड़ा प्रजाति छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तमिलनाडु, सिक्किम, असम या मेघालय? यहाँ पे पूछा गया गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा वो राज्य जिसने गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु इस समय विवादों में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद करके जाना है, जो ऐसे राज्य से संबंधित है जो विवाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए जो केरल की शांत वैली है, जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, ये संरक्षित की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे होते हैं, जो पौधे हैं और जानवरों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अब भारत में विलुप्त हो गई हैं या लुप्त प्राय हो गई हैं, दुर्लभ है, अब उन्हें देखा नहीं जाता, ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं केरल की शांत घाटी में, इसलिए इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010, 2011, 2012, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आप देख रहे हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपसे NGT का फुल फॉर्म पूछ ले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो है
एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। कब की गई थी? 1910 में की गई थी। 18 अक्टूबर 1910 को एनजीटी की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। हिंदी में इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं और अगर इंग्लिश में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए किया गया है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनजीटी का? तो एनजीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 स्थानें इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कौन सा इन सीटू में शामिल नहीं है। वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति उद्यान इन सीटू में शामिल नहीं है। ठीक है, 100 स्थानें या इन सीटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। और जब अगर बात करें हम वनस्पति उद्यान की तो ये XC2 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? XC2 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ लें भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन पूछा है किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आर्द्र भूमि, वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित है। रामसर नाम इसका ईरान के एक शहर रामसर पर पड़ा। ईरान में एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसका नाम रामसर पड़ा। क्योंकि ये जो संधि है, ये जो सम्मेलन है वो 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान के इसी रामसर शहर में हुई थी, इसीलिए इसको जो है रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1882 को हस्ताक्षर किया था। ये जो संधि है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है और 1971 में ये सम्मेलन हुआ था। लेकिन भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण के अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन शैवाल और कवक का जो म्यूटलिज्म है, शैवाल और कवक आपस में जो संबंध बनाते हैं, जो म्यूटलिज्म शो करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, उन्हीं का एक म्यूटलिज्म है लाइकेन। ये लाइकेन क्या करता है? लाइकेन वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है। जब हमारे वातावरण में वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है तो ये लाइकेन जो होता है ये अपना हरा रंग छोड़ देता है और डेड हो जाता है, इसलिए ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर भी माना जाता है। ठीक है, ये शैवाल और कवक का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? अब देखिए, मीथेन जो है वो कई जगह से उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें से बताना है कि मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। गेहूं का खेती, धान की खेती, गन्ने की खेती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की खेती। धान की खेती से मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। मीथेन एक गैस है जिसे CH4 लिखा जाता है। CH4 ये धान की खेती में बहुत ज़्यादा निकलता है। इसके अतिरिक्त भी मीथेन गैस जो है वो बहुत जगह से निकलता है, जैसे कोयला जलाने पर, जैसे अगर आप किसी पशु को जुगाली करते हुए देखते होंगे, पशुओं की जुगाली करने से मीथेन गैस निकलता है। साथ ही साथ गोबर से, जब गोबर गैस जो होता है उसमें भी मीथेन गैस निकलता है। इस तरह कई जगहों से मीथेन गैस निकलता है, लेकिन जो भारत में इसका जो ऑप्शन के अनुसार है वो हो जाएगा धान की खेती। धान की खेती से बहुत ज़्यादा, धान के खेत में बहुत ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण सूचित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा प्रदूषण सूचित करता है? आर्कटिक द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था SO2 यानी कि ये वायु प्रदूषण की बात कर रहा है।
SO2 की मात्रा जब हवा में बढ़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब हवा में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लाइकेन जो होगा ये प्रदूषण शो करेगा। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये अत्यधिक प्रदूषित होने पर इसका डेड हो जाता है। ये अत्यधिक संवेदनशील होता है प्रदूषण के प्रति। जब SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये मर जाता है। ठीक है, और ये उन क्षेत्रों में कभी नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर SO2 की मात्रा अधिक होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अम्लीय वर्षा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। SO2 HO2 से यानी जलवाष्प से क्रिया कर H2SO4 बनाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और वो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भारत के गोवा राज्य में है। कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली नेशनल पार्क भारत के गोवा में है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है ये सलीम अली, और ये भारत के गोवा में है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सलीम अली। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया सलीम अली नेशनल पार्क। ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन नेशन, ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड ना देखे, कभी कभी ऑप्शन में ग्लैंड भी दे देता है, तो आपको याद रखना है कि ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक जिसे कहते हैं, वो जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 5%, 10%, 15%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पहले की ही वीडियो में पढ़ा था, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा जाती है वो 10% जाती है। अगर यहाँ पे 1000 किलो एनर्जी है तो यहाँ पे 100 किलो ही बचेगी, क्योंकि 10% ही ऊर्जा जाती है, और यहाँ पे 10% और यहाँ पे 1%। अधिकतम पोषण स्तर 4 या 5 ही बन पाता है, क्योंकि उसके आगे ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा ट्रांसफ़र का जो नियम है वो 10% ही है, और इसे लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था ऊर्जा ट्रांसफ़र का नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि जो 10% ऊर्जा का नियम है वो किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका जो है 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोदभिद, मरुदभिद, लौहभिद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से पूछा है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो जलोदभिद है और लौहभिद है, दोनों पादप हैं और दोनों में ही श्वसन मूल पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं और उन्हीं को श्वसन मूल कहा जाता है। श्वसन मूल क्या होता है? ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं, इनकी जड़ें बाहर आ जाती हैं और इन्हीं को श्वसन मूल कहा जाता है। ये श्वसन में इनकी मदद करती हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।